हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस टाइम हम हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हिंदी है आप सभी को पता है, चाहे बीपीएससी टीआरई 3rd हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4th हो, इन सभी में आपका हिंदी पूछा जाता है और हिंदी आपका पास करना कंपलसरी है, यानी क्वालिफाई करना इसका जो है कंपलसरी है। तो हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है इनको देखने के बाद आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो हिंदी का पेपर आता है 30 नंबर का, उसमें कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है और जो चीज़ें नहीं तैयार हुई हैं उनको कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है, चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सी चीज़ें आपको या कौन सा टॉपिक आपका तैयार है, कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदी का इस टाइम हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आप देखते रहिए, चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले गद्यांश, क्योंकि हिंदी में गद्यांश ही पूछा जाता है। गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले निर्देश है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सभी को पता है गद्यांश दिया हुआ होता है, तो आप जो भी क्वेश्चन होते हैं गद्यांश से रिलेटेड वो गद्यांश से ही आपको देख के बताने होते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश। गद्यांश में दिया है कि हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोक का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 से माना जाता है। आलोचना के क्षेत्र में यह कोई एकाएक नई आई हुई विधा नहीं थी, अतः भारतेंदु से पूर्व हुई सैद्धांतिक आलोचना का अनदेखा करके आलोचना की गई कि कोई नई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जा सकती। हमें इस आलोचना के स्वरूप एवं विकास को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय युग से पूर्व हिंदी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे वे रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से रीतकाल को विपुल सामग्री प्राप्त हुई एवं रीतकालीन आचार्यों ने कविता संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या उन्हीं लक्षण ग्रंथों से की है। रीतकालीन आलोचना प्रमुखतः महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं का टीका पद्धति एवं कवि की प्रशंसात्मक है उक्तियों तथा लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर की गई है। ठीक है, यानी कि भारतेंदु के बारे में बताई गई हैं चीज़ें उन्होंने कैसे लिखी हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व किस आलोचना का उल्लेख है, यानी भारतेंदु जो हैं उनके जो है इनसे पूर्व किसकी आलोचना की गई है, किसकी आलोचना का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्रीय आलोचना, या दूसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, या फिर सैद्धांतिक आलोचना, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किस जो है आलोचना की बात करी गई भारतेंदु से पूर्व, तो की गई सैद्धांतिक आलोचना की बात। ये आपके गद्यांश में दिया भी है। ठीक है, आप गद्यांश में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, यानी जो गद्यांश दिया हुआ इसका विषय क्या है, किस विषय पर बात कर रहा है, क्या ये निबंध पे बात कर रहा है या फिर कहानी पर या फिर आलोचना पे। तो ये किस पे बात कर रहा है, आलोचना पे। अगर आपको जो है गद्यांश नहीं भी समझ में आया है तो भी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आलोचना का, क्योंकि यहाँ आलोचक का उल्लेख है। तो इसका मतलब गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व किस आलोचक का उल्लेख, इसका मतलब कि आलोचना ही की जा रही तभी किसी आलोचक का उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आंसर दिए होते, इस चीज़ को भी ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो इसका क्या जो है विषय है वो है आलोचना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा का आशय क्या है। जो अवधारणा है इसका क्या आशय होता है, कल्पना करना होता है, सुविचारित धारणा होता है या फिर धारणा होता है। इसका क्या मतलब होता है, यानी जो अवधारणा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है सुविचारित धारणा। ठीक है, अवधारणा का आशय सुविचारित धारणा होता है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द जो दिया है वो है ऋणात्मक। ऋणात्मक का जो विलोम होता है ये बताना है। ठीक है, क्या अलगावात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर सृजनात्मक होता है। तो आप सभी को पता है ऋणात्मक का जो विलोम होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है ये बताना है। कर्मधारय समास है, संबंध तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति, शक्ति में से पहले यथा लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा समास है, ये है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है।
क्या सुहागिनी है, सुवासिनी है या सिकता है? तो सुहागिनी तो उन्हें कहते हैं जिनके पति हों, जिनके पति जीवित होते हों, उनको सुहागिनी कहते हैं। सुवासिनी उनको कहते हैं जो जो युवती जो है अपने पिता के घर में रह रही हो, उनको सुवासिनी कहते हैं। ठीक है, सुहागिनी जिनका पति जीवित हो उन्हें सुहागिनी यानी सुहागन है वो। ठीक है, और सुवासिनी उन्हें कहते हैं जो पिता के घर पे रहती हो, जो युवतियां जो है अपने पिता के घर में रहती हो, जो महिलाएं अपने पिता के घर में रहती हो, सुवासिनी होती हैं। सिकता उसे कहते हैं जो बलुई जमीन होता है, जो जमीन बलुई होती है, जहाँ पे बालू की मात्रा अधिक होती है, वो क्या होता है, सिकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वैश्वानर, दूसरा है अनल, तीसरा है अमी। तो आप सभी को पता है अग्नि का जो पर्यायवाची है वो वैश्वानर होता है। ठीक है, अनल भी होता है, लेकिन अमी जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अमी किसका पर्यायवाची है? तो अमी है अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, अमी जो है अग्नि का नहीं है। वैश्वानर भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी है, लेकिन अमी जो है अग्नि का नहीं बल्कि किसका है? अमृत का है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना जो एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। ठीक है, पहला है हमेशा परेशान करना, या फिर क्रोध का कारण होना, या फिर अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना का मतलब होता है अधिक प्यारा होना। ठीक है, कोई बच्चा अधिक प्यारा है तो उसको बोलते हैं कि ये तो नाक का बाल है। ठीक है, तो जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, क्या अनुसंधान होगा, जिज्ञासा होगा, या फिर इच्छा पूर्ति होगा? ठीक है, तो खोज का जो अनेकार्थी जो शब्द कहेंगे, अनुसंधान होता है, जिज्ञासा होता है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होता है। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव हमें बताना, इच्छा पूर्ति जो है खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अनुसंधान है, जिज्ञासा है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। क्या अजवाइन स्त्रीलिंग है, या टोप स्त्रीलिंग है, या फिर पराठा स्त्रीलिंग है? तो अजवाइन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अजवाइन जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अजवाइन क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे कहते हैं ना कि खेत में अजवाइन लगा रखी है, तो जो है रखी मतलब क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम बताना है। क्या सुपरिणाम होगा, या फिर सुसंगति होगा, या फिर दुर्भाग्य होगा? तो सौभाग्य का आप सभी को पता दुर्भाग्य होगा। बहुत ही सिंपल विलोम पूछे जा रहे हैं और बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। हर्ष, दुख, घृणा होता है यहाँ पे। ठीक है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या समुच्चय बोधक कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, या फिर विस्मयादि बोधक कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, जैसे हर्ष लिखते हैं, ठीक है, तो कौन सा निशान लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है वो होता है विस्मयादि बोधक। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सर्वनाम बताना है जो वाक्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ये जो वाक्य दिया है कि इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इसमें सर्वनाम बताना है। सर्वनाम वो होता है, आप सभी को पता हो, जो संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो वही होते हैं सर्वनाम। तो इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है? तो इसमें कौन सा है? इसमें है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका इनकी हो गया, ठीक है, वे हो गए, उन्हें हो गए, वह हो गए, उसे, इसे, इनकी या इसका या उसने, ये सारे जो वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, जो अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधा या विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फाड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से?
इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, बांधा या विदु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास है या फिर अतिशयोक्त। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्त है। ठीक है, इसमें अतिशयोक्त है। जब अतिशयोक्त का मतलब ही होता है किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसमें जो है इसमें बढ़ा चढ़ा की बात करी गई है तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य बताना है कौन सा इसमें सरल वाक्य है। जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये गलत है, फंसा नहीं होता, फंसा होता है। मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ये भी सरल वाक्य नहीं है। सरल का मतलब होता है कि एक ही उसमें लाइन में दिया हो। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सका, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, ट्रैफिक में फंसे होने के कारण वो जल्दी नहीं आ सका। ठीक है, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सका, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अब ये जो रेखांकित वाक्य दिया है कि जिसका कोई आकार न हो, इसके लिए एक शब्द है, वो क्या होगा। ठीक है, जिसका कोई आकार न हो, क्या वो निराकार होगा, विकार होगा या फिर नाकार होगा। तो विकार नाकार तो होगा नहीं, बल्कि निराकार होगा। जिसका कोई आकार ही ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खेत की रखवाली करना होता है, या खेत में काम करना होता है, या फिर वीर गति पाना होता है। तो खेत में रहने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वीर गति पाना। ठीक है, खेत में रहना यानी वीर गति पाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची हैं, कौन सा है ये बताना है। पहला है कटक, दल, बल या फिर वन, कानन और वानन। ठीक है, तो कटक दल तो होता है लेकिन बल इसका नहीं है, कानन वानन नहीं होता है। चन, द्रव्य और मुद्रा, ये क्या हो जाएगा, चन नहीं होगा, यहाँ पे धन होगा। ठीक है, धन, द्रव्य और मुद्रा ये क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं एक ही चीज के। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन धन, द्रव्य और मुद्रा, ये जो है ये जो विकल्प है ये परस्पर पर्यायवाची है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऊष्म है, कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऊष्म व्यंजन है ये बताना है। तो फा है, भा है या सा है, कौन सा है। तो इसमें आप सभी को पता है सा होगा, सीटी वाला, और इसके साथ में सा होता है और खटकोड़ सा होता है, एक और सा होता है जिसको सरौता सा कहते हैं, और हाँ ये जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। निगेटिव बताना है कि देशज नहीं है। क्या तोंद है, टक्कर है या फिर टेलीफोन है। तो इसमें जो है ये सभी तो देशज, लेकिन टेलीफोन आपका देशज नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका शब्द पहले हुआ हो के लिए उनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जिनका शब्द जो है जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, यानी जो बड़ा हो, जिसका जन्म, जाहिर सी बात है जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अग्रणी कहेंगे, अग्र कहेंगे या फिर अग्रज कहेंगे। तो उनको अग्रज कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जन्म होने वाले व्यक्ति को या बच्चे को क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कितनी होती है, 52 होती है। 52 वर्ड होते हैं हिंदी के वर्णमाला में। ठीक है, तो ये टोटल 22 क्वेश्चन जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपने इससे पहले भी क्लास देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अगर आप 4 से 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई किताब है BPSC TRE 3rd की हिंदी की, तो आप एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे, चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हिंदी में, जो कि आपका क्वालिफाइंग है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।